लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, ये हमें आज पढ़ना है। अब देखो, इसको बहुत ध्यान से और डेली डेली है ना रिवाइज करते जाना, क्योंकि आपका चैप्टर ऐसे टफ नहीं होता है, लेकिन अगर थ्योरी पे ध्यान नहीं देते तो टफ हो जाता है। जैसे कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है। सबसे पहले अगर साइंटिस्ट की बात करें तो किसने दिया, गुलबर्गन वगैरह दिया था, कोई नहीं पूछता है कि साइंटिस्ट का नाम क्या है। A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, ये था। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग टू, अब यहाँ पे मेरे पास में रिएक्टेंट कौन है, A प्लस बी आपके रिएक्टेंट है, C प्लस डी प्रोडक्ट है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, जो रेट है, अब रेट आपकी मैंने दो टाइप की बताई थी, फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट जिसे आरएफ से रिप्रेजेंट किया था, बैकवर्ड डायरेक्शन रेट जिसे हमने आरबी से रिप्रेजेंट किया है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन दैट इज आरएफ, फॉरवर्ड डायरेक्शन is proportional to product of active mass of reactant, दैट इज कैसे लिखेंगे हम इसे, कि मेरे पास में आरएफ है, आरएफ ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब एक्टिव मास ऑफ ए को हम इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में अगर लिखते हैं ए को, तो ये होता है आपका एक्टिव मास या कंसंट्रेशन। तो एक्टिव मास ऑफ ए मतलब आपने यहाँ पे क्या बोला है कि इसके प्रोडक्ट के, रिएक्टेंट के प्रोडक्ट है ना, तो A इंटू बी लिखना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे ये ऐसा आएगा, आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A इंटू बी, हाँ या ना बोलो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास में आर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसके सिंबल को हटाने के लिए यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसे हम कहते हैं के एफ, और के एफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो के एफ इंटू एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ बी। इतना समझ में आया? ठीक है, इसी तरह जैसे कि हमारे फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो रेट है वो बताई गई है, तो इन्होंने बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए भी बोला, पूरा ऐसा है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, rate of backward direction is proportional to product of active mass of the products। जैसे आरबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट कौन है, सी, तो एक्टिव मास ऑफ सी एंड एक्टिव मास ऑफ डी, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो आरबी इज इक्वल टू आरबी इज इक्वल टू के बी सी एंड डी, ये आया। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे कि के एफ और के बी क्या है, तो के एफ एंड के बी आर कांस्टेंट, ये दोनों ही कांस्टेंट है। और इसे हम क्या कहते हैं, इन्हें हम वेलोसिटी कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन रिस्पेक्टली। यहां तक कोई दिक्कत? अरे आया समझ में? हाँ मैम। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से।
मैं क्लियर कर रही हूँ। तो हमने यहाँ से ये समझा कि हमारे पास में दो काम की चीज आती है एक्टिव मास से, कि ये होता है इज इक्वल टू के एफ ए और बी का एक्टिव मास के प्रोडक्ट, और दूसरा होता है आरबी इज ये। तो आर एफ और आरबी हमारे पास में दोनों ही क्या है, कांस्टेंट आए। और ध्यान रखना ये दोनों ही चेंज करते हैं, विच चेंजेस विद टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। ये दोनों ही आर एफ और आरबी टेम्परेचर और कैटलिस्ट दोनों के ही साथ चेंज होते हैं। फिर हमने क्या कहा था कि एट इक्विलिब्रियम हमें पता है कि आर एफ विल बी इक्वल टू आरबी, सही है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि के एफ एक्टिव मास ऑफ ए एक्टिव मास ऑफ बी विल बी इक्वल टू के बी एक्टिव मास ऑफ सी और एक्टिव मास ऑफ डी। हम ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो यहां से देखो मेरे पास में के एफ अपॉन के बी में कैसे लिखूंगी, के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ सी और एक्टिव मास ऑफ डी, मतलब प्रोडक्ट ऊपर आ जाएगा और रिएक्टेंट के एक्टिव मास नीचे चले जाएंगे। तो के एफ अपॉन के बी अगेन क्या हो गया, रेशो हो गया एक, एट इक्विलिब्रियम रेशो ऑफ के एफ एंड के बी, ठीक है ना। ये भी क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो जाएगा। और इस कांस्टेंट को हम डिफाइन करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं के इक्विलिब्रियम से। किससे करेंगे, के इक्विलिब्रियम से। तो वी कैन राइट हियर एट इक्विलिब्रियम रेशो ऑफ के एफ टू के बी is a constant and called as equilibrium constant। इसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहेंगे। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय के इक्यू, पूरा के इक्विलिब्रियम तो के इक्यू या के इक्यू एम इस तरह से भी लिखते हैं। एंड इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू changes with only and only temperature। ये इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि जो के इक्विलिब्रियम है ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। लेकिन जो हमारा आर एफ और आरबी था वो टेम्परेचर एज वेल एज कैटलिस्ट दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा था। मतलब के इक्विलिब्रियम सिर्फ टेम्परेचर के साथ में चेंज हो सकता है, कभी भी हमारा कैटलिस्ट के साथ में चेंज नहीं हो सकता है। क्लियर। तो यहाँ से के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या होगा, के एफ अपॉन के बी, इसी का रेशो था, इसी को हमने ये बोला था, ठीक है। तो अब से हमारे पास में के इक्विलिब्रियम की जब भी बात की जाएगी, के इक्विलिब्रियम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऊपर लिखेंगे और रिएक्टेंट नीचे लिखेंगे। क्लियर। हाँ मैम। हाँ, और इसके एक्सप्रेशंस ही पूछे जाते हैं बहुत बार, है ना, कि रिएक्शन दे देंगे और बोलेंगे इसके एक्टिव मास के, मतलब इसके लिए के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशंस कैसे लिखोगे, तो वो मैं अभी लिखवाना बता रही हूँ। इतना समझ में आ गया। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है कि आपके जो रेट्स हैं वो डिपेंड करती है किसके, प्रोडक्ट ऑफ, मतलब जो के एफ है, मतलब या फिर आप बोलोगे आर एफ है, फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो रेट है वो डिपेंड करेगी किसके, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। एंड जो के बी है वो डिपेंड कर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ द प्रोडक्ट। और इन दोनों के रेशो को हम बोलते हैं के इक्विलिब्रियम। इंडिविजुअल के एफ और के बी जो होता है वो टेम्परेचर और कैटलिस्ट दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, बट इसका रेशो है के एफ अपॉन के बी, दैट इज के इक्विलिब्रियम ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। क्लियर। अब देखो हमारे पास में एक्सप्रेशंस लिखना है, तो राइट एक्सप्रेशन फॉर ट्वाइस ए प्लस बी सी प्लस डी, ये है। तो अब ध्यान से देखना है ना, अभी तो मेरे पास में वहां पे जब मैंने ए बी सी डी सीधा लिखा था उसमें कोई भी कोफिशिएंट नहीं लिए थे मैंने। अब यहाँ पे देखो ए के आगे मैंने क्या कर दिया, 2 कर दिया, है ना।
तो जब आप इसके लिए RF लिखोगे तो RF लिखते टाइम आप जो भी कोफिशिएंट है उसको इसके पावर में लेके जाना। तो A की पावर कितने हो जाएगा 2, जो भी होगा, अगर 3 होता तो 3 हो जाता, 4 होता तो 4 हो जाता यहाँ पे, है ना। B में कुछ भी नहीं है, मतलब आपका B 1 है। RB आप कैसे लिखोगे? RB लिखोगे आप सिंपली C और D के टर्म्स में। तो K इक्विलिब्रियम कैसा हो जाएगा इसके लिए? हमें पता है प्रोडक्ट ऊपर लिखना है, तो हमेशा ध्यान रखें प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, दैट इज क्या लिखोगे? प्रोडक्ट मतलब एक्टिव मास ऑफ C एक्टिव मास ऑफ D अपॉन में A का स्क्वायर और B सिंपल। क्लियर? अब कोई हाँ मैम। एग्जांपल लेके देखते हैं। N2 प्लस थ्राइस H2 गिव्स ट्वाइस NH3, ऐसा है, ठीक है। तो अब क्या इसके लिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे मेरे पास में जो KF होगी या RF होगा, मैं ऐसे कुछ भी RF होगा, उसको मैं कैसे लिखूंगी? प्रोडक्ट N2 एक 3 था तो H2 के पावर में H2 है और यहाँ पे क्या चला जाएगा क्यूब, अपॉन में हम क्या लिखेंगे? NH3 और स्क्वायर। तो RF अपॉन RB, मतलब डायरेक्ट में यहाँ पे K इक्विलिब्रियम लिख देती हूँ उसको, चलेगा? ये सही है क्या? अगर मैं यस डायरेक्ट मैम। लिख दूं, नहीं लिख सकते हैं क्योंकि RF अपॉन KB, तो उल्टा करना पड़ेगा। तो K इक्विलिब्रियम में हमें प्रोडक्ट ऊपर लिखना पड़ता है, मेक इट ए पॉइंट, है ना। तो जल्दबाजी में हम यहाँ पे सोचते हैं कि डायरेक्टली ऐसे लिख लें, तो वो नहीं चलेगा। यहाँ पे ध्यान रखेंगे N2 फिर आपके पास में H2 और ये क्यूब। क्लियर? तो जब भी लिखना हो तो कुछ नहीं करना, जो भी आपके कोफिशिएंट दिए गए हैं उनको आप क्या करके चले जाओ, उसके पर्टिकुलर जो भी आपका कंपाउंड है उसकी पावर में रख दो। अब यहाँ पे जो अपने लॉ ऑफ मास सेक्शन पढ़ा, तो मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, एक्टिव मास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिव मास? हमने कहा ना एक्टिव मास वर्ड यूज किया मैंने वहां पे कि rate of forward reaction is proportional to प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो एक्टिव मास से क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास में बहुत सारी जैसे A प्लस B प्लस C ऐसे बहुत सारे रिएक्टेंट प्रेजेंट है ना, D भी है, और ये मिलके कुछ आपके प्रोडक्ट देते हैं। तो इनमें से कौन पहले रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा या फिर कौन एक्टिव है? मास विच इज एक्टिव दैट इज फर्स्ट पार्टिसिपेट इन एनी रिएक्शन, ठीक है ना। मतलब कौन जल्दी से, क्योंकि आगे जाके आपको सब पता चलेगा कि अगर मेरे पास में गैस भी है और कोई सॉलिड सब्सटेंस भी है, तो उसमें से सिर्फ गैस ही रिएक्ट करता है, सॉलिड सब्सटेंस रिएक्ट नहीं करता है। तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक्टिव स्पीसीज कौन सी हो जाएगी? जो गैसेस स्पीसीज है। तो इसलिए आपको यहाँ पे एक्टिव मास के बारे में पता होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको कुछ नहीं दिया, यहाँ पे फिजिकल स्टेट मेंशन करना बहुत जरूरी है। अभी तो मैं सिर्फ रिप्रेजेंटेशन करवा रही हूँ, तो मैंने सबको गैसेस मान लिया या सबको सॉलिड मान लिया, मतलब एक जैसा मान लिया। लेकिन जब मिक्सर होता है कि हेट्रोजिनस है, हेट्रोजिनस इन द सेंस जहाँ पे गैस भी प्रेजेंट है और आपकी सॉलिड भी प्रेजेंट है या फिर लिक्विड भी प्रेजेंट है, तो उस केस में आपको सिर्फ एक्टिव स्पीसीज के बारे में सोचना है। तो एक्टिव स्पीसीज मतलब जो आपका एक्चुअल में पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में। तो मास विच is active that is first participate in any reaction is known as active mass, ठीक है। और इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट देखो, आपने देखा हर जगह मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है।
ठीक है। और अगर आपको कहीं पे एक्टिव मास निकालने के लिए बोल दे, तो वैसे मैं इसके तो नोट्स आपको पहुंचाऊंगी, लेकिन ध्यान रखें कि अभी जरूरत पड़ सकती है कि एक्टिव मास को अगर आपको कैलकुलेट करना हो न्यूमेरिकली, तो एक्टिव मास इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, सब्सटेंस कोई भी है, उस सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर करोगे तो एक्टिव मास निकालोगे, मतलब इट्स काइंड ऑफ कंसंट्रेशन ही है ना। क्लियर? अरे भाई, यहां तक समझ में आ गई कहानी? अब देखो, यस मैम। हाँ, अब यहाँ पे हम अगर गैस लेते हैं, सिर्फ ओनली गैस लेंगे ना, तो गैस का हम यूज करेंगे पार्शियल प्रेशर। गैस का क्या यूज करेंगे? पार्शियल प्रेशर यूज करेंगे। गैस के टर्म्स में पार्शियल प्रेशर टर्म यूज करेंगे। और गैस का एक्टिव मास निकालने में हमें अभी जैसे पार्शियल प्रेशर क्या होता है उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूंगी, लेकिन यहां तक आपको अब आपने बचपन में आइडियल गैस इक्वेशन सुनी होगी बेटा, बचपन में, मतलब थोड़ा सा 9th-10th में आइडियल गैस या पीवी बराबर एनआरटी सुना होगा, हाँ। है ना। तो ये जो पीवी बराबर एनआरटी ये किसके लिए होती है? गैसेस के लिए होती है। तो अगर मैं यहां से पी इधर लेके जाऊं, एन अपॉन वी कर दूं आरटी, तो देखो ये एन अपॉन वी क्या है, वही तो बता रहा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। सही है ना? अरे एन यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। वी क्या है यहाँ पे? वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम मतलब कंसंट्रेशन की बात कर रहा है ना ये। कंसंट्रेशन में जब भी बात करूं तो सोचा करो मोलेरिटी के बारे में बात कर रहे हैं। मोलेरिटी की डेफिनेशन क्या थी बेटा? मोलेरिटी की डेफिनेशन क्या थी? जल्दी से बताओ। नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर, है ना, पर लीटर। तो ये वही है एन अपॉन वी, मतलब मैं इसे सी लिख सकती हूँ एन अपॉन वी को। तो ये क्या हो जाएगा? पीसीआरटी। पी इज इक्वल टू सीआरटी। हाँ या ना बोलो? हाँ। हाँ, तो हाँ मैम। ये होता है आपका प्रेशर, पार्शियल प्रेशर के बारे में बात अगर की जाए तो जब भी बात यहाँ पे ये है कि जब भी हमारे पास में सॉलिड लिक्विड दोनों रहते हैं गैस के साथ में, जब हमारे पास में कोई भी ऐसी रिएक्शन है जिसमें सॉलिड है, लिक्विड है और वो गैस के साथ में है ना, तो हम उस केस में सिर्फ और सिर्फ गैस के एक्टिव मास के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इन दोनों के को कांस्टेंट मान लिया जाएगा। अगर सॉलिड है, लिक्विड है, तो उनको कांस्टेंट मान लिया जाएगा और एक्सप्रेशन में हम सिर्फ गैस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो यहां से मुझे मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास में ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है, ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन ये भाई सब गैसेस फॉर्म में होते हैं। तब इस टाइप की अगर रिएक्शन होगी तो अब ये गैस है तो गैस का मैं पार्शियल प्रेशर यूज करूंगी, तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करूंगी? CO2 के बारे में बात करूंगी, क्योंकि ये मेरे लिए क्या हो जाएंगे? इनएक्टिव स्पीसीज हो जाएंगे। तो हमने इसलिए बोला कि एक्टिव मास वर्ड क्यों यूज किया गया है ना, क्योंकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो क्या कर मान लेते हैं, हम इनको कांस्टेंट मान लेते हैं। तो इनके लिए हम कभी भी एक्सप्रेशन में लिखेंगे ही नहीं। अब अगर मैं यहाँ पे एक्सप्रेशंस लिखूं इसके लिए, तो K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कितना लिखूंगी मैं? सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, क्योंकि ये गैस है तो इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? पार्शियल प्रेशर, तो P आगे लगाना पड़ेगा CO2। ठीक है, क्लियर? यस मैम। हाँ, अगर गैस, सपोज गैस नहीं होता ये CO2, तो हम कैसे लिख लेते हैं? एक्टिव मास ऑफ CO2, ऐसे यूज कर लेते हैं इसको। तो ये पता होना चाहिए एक्सप्रेशंस में आपको। अब जैसे एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट एक्टिव मास ऑफ फॉलोइंग। पहला है 2.8 ग्राम ऑफ
N2 in 10 liter of container। दूसरा है 16 ग्राम of O2 in 20 liter of container। ट्राई करो। मैम ए का 0.01, ए का 0.01, बिल्कुल सही 0.01, क्योंकि एक्टिव मास ऑफ N2 है ना, तो यहाँ से मेरे पास में नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे 2.8/28, और इसका जो वॉल्यूम है वो 10 है। ऐसे ही किया बेटा? हाँ मैम। हाँ तो ये आ गया मेरा। अब देखो ये मोल था, ये लीटर था, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। फिर 16 ग्राम वाले का क्या होगा, 0.025। 0.025। तो आपके पास में यही ऐसे 1632 डिवाइडेड बाय 20 किया होगा, आ गया होगा सबका, आ गया भाई? कोई डाउट, दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी तो नहीं हुई? मोल पर लीटर, ठीक है। अब देखो मैंने कहा कि हमें जो एक्टिव मास है उसे दो टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। एक कंसंट्रेशन, जब आपके पास में सॉलिड वगैरह रहते हैं, लिक्विड रहते हैं, तो कंसंट्रेशन के टर्म्स में, और जब गैस रहता है तो हम उसे पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं ना। तो इस बिहाफ पे हम बोल सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो दो टाइप का होता है। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पहला अगर बात करें कि अगर मैं इसे कंसंट्रेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस करती हूं, तो व्हेन एक्टिव मास इज एक्सप्रेस्ड in terms of concentration, then equilibrium constant, अच्छा मैं तो नोट्स पहुंचा दूंगी ना, तो लिखना नहीं है, कॉल इट केसी, सिर्फ समझा देती हूँ। केसी के टर्म्स में है ना, यहाँ पे के क्या है, के यहाँ पे है हमारा कांस्टेंट, और सी यहाँ पे क्या होगा, कंसंट्रेशन। तो जब आप इसे कंसंट्रेशन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हो, एक्सप्रेस करते हो, तो हम इसे क्या कहेंगे, केसी। तो के इक्विलिब्रियम, अब जब भी हमें लिखना होगा, जैसे सपोज कि मेरे पास में N2 प्लस राइस H2 है, ये गैस है, ये भी गैस है, अब ये पूरा का पूरा गैस है ना इसमें, तो ट्वाइस NH3। तो इसके लिए मैं दोनों ही चीजें लिख सकती हूँ, इसके लिए मैं पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकती हूँ और कंसंट्रेशन के टर्म्स में भी लिख सकती हूँ, लेकिन अभी मैं कंसंट्रेशन के टर्म्स में मान रही हूँ। तो जब आप कंसंट्रेशन के टर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, के इक्विलिब्रियम की जगह केसी लिखोगे। केसी इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ अमोनिया अपॉन में एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन इनटू एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे लिखोगे। क्लियर? यस मैम। हाँ, और जब आप इसे एक्टिव मास को पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में एक्सप्रेस करोगे, तो पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में एक्सप्रेस करने पर आप इसे लिखोगे केपी। वही केपी मतलब क्या, के कांस्टेंट और पी मतलब पार्शियल प्रेशर। तो इसी के लिए अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, केपी लिख दोगे। तो केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3। जब कोई पावर लगानी होगी तब आप इसको ब्रैकेट में लिखना, नहीं है कोई पावर तो सिंपल पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, तो H2 की क्यूब। ठीक है, क्लियर? यस मैम। अब यहाँ पे ध्यान रखें कि आप केपी तभी डिफाइन कर सकते हो जब मेरे पास में उस रिएक्शन में एटलीस्ट वन गैस प्रेजेंट हो। अगर सबके सब सॉलिड है, सबके सब लिक्विड है, तो हम फिर केपी डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो केपी मतलब यहाँ पे क्या, पार्शियल प्रेशर, और पार्शियल प्रेशर हम किसका लेते हैं बेटा, गैसेस का लेते हैं। तो एटलीस्ट वन गैस का प्रेजेंट होना तो जरूरी है ना।
नहीं तो पता चल रहा है सारे हाँ मैम। सॉलिड है और आप वहां पे उसके लिए भी केपी का एक्सप्रेशन लिख रहे हो, तो गलत हो जाएगा। अब बात आती है हमारी यूनिट्स की, तो यूनिट ऑफ केपी एंड केसी कैसे लिखना है? यूनिट ऑफ केपी एंड केसी, तो देखो हर एक रिएक्शन के लिए अलग अलग हो सकता है, तो अब अलग अलग नहीं करना है, हमें इन जनरल बात करना है कि कोई भी अगर रिएक्शन आती है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इन जनरल केपी एंड केसी की अगर यूनिट लिखनी है तो केसी इज इक्वल टू मोल अपॉन लीटर, और यहाँ पे इसके ब्रैकेट में डेल्टा एन। अब डेल्टा एन यहाँ पे क्या है? डेल्टा एन है एनपी माइनस एनआर, तो एनपी माइनस एनआर क्या होगा यहाँ पे? एन मतलब मोल्स, पी मतलब प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स को अगर हम माइनस करते हैं उसके बाद में इनका जो वैल्यू आता है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, तो समझ में आ जाएगा कि डेल्टा एन की वैल्यू क्या आएगी, उस बिहाफ पे हमारे लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं N2 की बात करूं, N2 प्लस थ्राइस H2 गिव्स ट्वाइस अमोनिया। अब इसके लिए अगर मुझे यूनिट बनानी है, यूनिट लिखनी है केसी का, तो देखो क्या होगा कि ऊपर की साइड में पहले पूरा अलग अलग करके बता देती हूँ कि केसी इज इक्वल टू क्या होगा? ऊपर तो मेरे पास में अमोनिया है, अमोनिया की स्क्वायर होगी, और नीचे मेरे पास में N2 होगा, और यहाँ पे आपके पास में H2 होगा और H2 का क्यूब है। तो आप अलग अलग करके कैसे लिखोगे? मोल पर लीटर, है ना, लिखोगे स्क्वायर, मोल पर लीटर उसका स्क्वायर करोगे, फिर यहाँ पे मोल पर लीटर लिखोगे, फिर आप इसके इनटू में मोल पर लीटर का क्यूब लिखोगे। अरे आ रही बात समझ में? तो हाँ ओवरऑल मैम। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर -2। तो बेटर है कि ये पूरी कहानी ना करें, आप यहीं से देखो प्रोडक्ट की साइड में कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया है ना, 2। देखो देखो जल्दी से बताओ मुझे। हाँ मैम। हाँ, और इधर कितने मोल्स हैं? 4 मोल्स, 1 मोल नाइट्रोजन के, 3 मोल हाइड्रोजन के, तो आया ना -2। हाँ हाँ, तो हमारे लिए यूनिट यहां से क्या आई थी? मोल पर लीटर पावर में -2, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था? इन जनरल हमें ये चीज याद रखनी है, Kc इज इक्वल टू मोल पर लीटर, और ऊपर में पावर में डेल्टा एन, डेल्टा एन क्या आ गया? -2। तो इस वाली यूनिट, इस वाले एक्सप्रेशंस के लिए हमारे लिए यूनिट यहाँ पे डेल्टा एन की जगह क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। क्लियर? हाँ मैम। हाँ, तो सिर्फ आपको ये डेल्टा एन कैसे निकालना है ये, और बैलेंस इक्वेशन रहेगी तो फटाफट निकल ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यूनिट ऑफ केसी हो गया हमारा। फिर अगर हम बात करें यूनिट ऑफ केपी की, यूनिट ऑफ केपी, तो ये भी हमें कैसे लिखना? केपी इज इक्वल टू, अब पार्शियल प्रेशर है, प्रेशर को हम किस में करते हैं? एटीएम में, तो यहाँ पे आप लिखो एटीएम और पावर में डेल्टा एनजी। तो डेल्टा एनजी हमें पता ही कितना आया था अभी, -2 इसके लिए। तो इस वाली रिएक्शन के लिए मतलब N2 प्लस थ्राइस H2 इज इक्वल टू ट्वाइस NH3, इस रिएक्शन के लिए या इस टाइप के रिएक्शन के लिए हमारे लिए Kp का यूनिट क्या हो जाएगा? ATM -2। क्लियर? अरे हाँ या ना बोलो। हाँ मैम। अब जैसे H2 प्लस I2 गिव्स ट्वाइस HI, इसके लिए Kp और Kc की यूनिट बताओ। जीरो। यूनिट जीरो कैसे हो सकती बच्चे? अरे इन जनरल क्या था? मोल पर लीटर पावर में डेल्टा एन, तो डेल्टा एन जीरो रहेगा। हाँ वो। पहले तो ये -2। निकालो, है ना?
जैसे मेरे पास में रिएक्शन आती है सपोज ट्वाइस NO2 N2O4। तो आपको सबसे पहले डेल्टा NG पता होना चाहिए, मोल पर लीटर के ब्रैकेट में डेल्टा NG बोलूं या डेल्टा N बोलूं, ठीक है। तो यूनिट हो भी सकती है, यूनिट नहीं भी होती है। जल्दी बताओ जल्दी बताओ। चलो मैं बहुत सारे क्वेश्चन दे ही देती हूँ यहाँ पे, ताकि तुम इसमें और अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। क्वेश्चन है हमारे पास में, राइट एक्सप्रेशन ऑफ Kp Kc एंड unit of Kp and Kc for following reaction। पहला रिएक्शन है H2S प्लस, अच्छा ये रुको, पहली मैंने यहाँ पे आपको दी थी, भी करने के लिए उसी को ले लेते हैं, ताकि उसका भी तो आंसर चाहिएगा ना। सबसे H2 प्लस I2 विल गिव्स ट्वाइस HI, ये सभी की सभी गैस है। दूसरा है मेरे पास में ट्वाइस NO2, इट विल प्रोड्यूस ट्वाइस N2O4, ये भी गैस है। थर्ड है मेरे पास में कैल्शियम कार्बोनेट, ये देगा CaO। क्वेश्चन फिर से लिखना पड़ेगा, राइट एक्सप्रेशन ऑफ Kp Kc, यूनिट ऑफ Kp एंड Kc। पहला था हमारे पास में H2 प्लस I2 विल प्रोड्यूस ट्वाइस HI। दूसरा है ट्वाइस NO2 विल प्रोड्यूस N2O4। फिर है कैल्शियम कार्बोनेट CaO प्लस CO2। फोर्थ है H2O लिक्विड, H2O वेपर। फिफ्थ है एसिटिक एसिड प्लस C2H5OH will produce ester CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये लिक्विड, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, वाटर, ये भी लिक्विड ही होगा। 6 में है मेरे पास में CuSO4 प्लस 5H2O will produce CuSO4.5H2, लिखें सभी के लिए। अरे डेल्टा N 0 आया क्या? हाँ, तो डेल्टा NG 0 मतलब आपके पास में Kp और Kc की कोई यूनिट नहीं होगी, Kp इज इक्वल टू Kc, और यहाँ पे कोई यूनिट नहीं होगी, ठीक है ना। मोल पर लीटर, उसके पावर में 0, तो 1 हो जाएगा, उससे कोई यूनिट नहीं। सेकेंड वाले का देखो जरा, डेल्टा NG क्या आया? -1। -1, ठीक है। अगर डेल्टा NG आ गया तो यूनिट भी आ जाएगी। ये आपकी कौन से टाइप की रिएक्शन है बेटा? हेटेरोजीनस है। और मैंने पहले ही बता दिया था कि इस टाइप की रिएक्शन के लिए
केसी डिफाइन नहीं होता है, सिर्फ केपी अगर केसी भी डिफाइन होगा तो किसके टर्म्स में होगा? ओनली CO2 के टर्म्स में। तो यहाँ पे मेरे पास में केसी क्या होगा? पार्शियल प्रेशर, ये एक्टिव मास ऑफ CO2। और केपी को कैसे लिखेंगे हम? केपी को हम लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, राइट? डेल्टा एनजी क्या हुआ? 1। हाँ। इसके लिए 0। डेल्टा एनजी क्या हुआ? 0। बताओ बताओ भाई, डेल्टा एनजी क्या होगा? बेटा 0 नहीं होगा ना, ये लिक्विड है, ये V मतलब वेपर है, मतलब गैसियस है, हेट्रोजेनस है। और हेट्रोजेनस टाइप के लिए तो फिर ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सिर्फ प्रोडक्ट H2O। इसके लिए तो हम यहाँ पे Kc क्या लिखेंगे? एक्टिव मास ऑफ H2O, इस वाले का। और Kp भी पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O। तो डेल्टा Ng कितना हो जाएगा? 1 ही होगा ओनली, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। समझे? हाँ मैम। इसमें देखो, फिफ्थ वाली रिएक्शन के लिए डेल्टा N क्या आया? अरे मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? मैम 0। 0। इतना क्या सोचना, दोनों साइड इक्वल है ना। तो डेल्टा एन दोनों ऑल लिक्विड है, तो डेल्टा एन आपके पास में 0 आएगा। और केसी का एक्सप्रेशन अगर आप लिखते हो तो केसी विल बी एक्टिव मास ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड हो C2H5, एक्टिव मास ऑफ वाटर, है ना, एस्टर अपॉन में आपका एसिटिक एसिड, तो एक्टिव मास ऑफ एसिटिक एसिड और एक्टिव मास ऑफ अल्कोहल, ये लिखेंगे। और हम बोलेंगे इसके लिए केपी डिफाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि सभी की सभी क्या है? लिक्विड। तो पहले भी बताया कि केपी डिफाइन करने के लिए एटलीस्ट 1 गैस का होना जरूरी है। हाँ या ना बोलो भाई? हाँ मैम। हाँ। फिर लास्ट रिएक्शन, इसके लिए डेल्टा Ng क्या होगा? इसमें है ना डेल्टा, इस वाली रिएक्शन में CuSO4 5H2O है ना, CuSO4.5H2O। ये सॉलिड होता है। मैम -5। -5। तो केसी क्या लिखोगे? केसी सिर्फ आप वाटर के लिए लिखोगे। और केपी 1 पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O होल 5। क्लियर? हाँ मैम। आ रहा है? अब देखो, ये तो आपके नॉर्मल, इतना तो आपको मतलब आना ही चाहिए केपी और केसी। अब एक दो चीज और है,
जो कि आपको दूसरे टर्म्स में या फिर जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ओनली जेई एडवांस वगैरह के लिए पूछा जा सकता है, वो बता देती हूँ। फिर हम केपी और केसी में रिलेशन देखते हैं, ठीक है। हाँ मैम। एक मिनट। हाँ, ओके फाइन। तो ये एक तो हमने पढ़ा केसी, एक हमने पढ़ा केपी। ये तो आपके जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट सब में पूछा जा सकता है ना। एक और आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जिसे हम के एक्स बोलते हैं। तो मोल फ्रैक्शन के लिए के एक्स ये एक्स्ट्रा है फॉर मोल फ्रैक्शन। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि ये मेरे पास में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। के एक्स फॉर मोल फ्रैक्शन, जैसे ट्वाइस एच आई है हमारे पास में H2 प्लस I2, ठीक है। तो मैं इसके लिए कैसे लिखूंगी, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू के एक्स कॉन्स्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ HI। एक्सप्रेशंस वैसे ही लिखने हैं बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाएगी। तो एक्स के एक्स के टर्म्स में मतलब हम के एक्स को कैसे लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन के लिए इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कभी कभी आपसे मोल फ्रैक्शन भी पूछ सकता है वो, ठीक है भाई। तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। दूसरा एक और है आपका केपीसी। केपीसी मतलब जब आपके पास में गैस और सॉल्यूट दोनों हो, गैस एज वेल एज सॉल्यूट। कैसे, जैसे कि आपके पास में H2O गैस और यहाँ पे H प्लस, H2O गैस नहीं, आप हम यहाँ पे लिखेंगे और थोड़ा सा इसको करने के लिए HCl ले लेते हैं। HCl ये गैस में ही होता है, चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये H प्लस और ये Cl माइनस। तो HCl को जब हम वाटर में डिसोल्व करेंगे तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट होगा। तो ये एक्वस फेस, ये एक्वस फेस आ गया। तो देखो यहाँ पे मेरे पास में गैस भी आ गई और ये सॉल्यूट भी आ गया, राइट। तो इस केस में हम यहाँ पे केपीसी के टर्म्स में बात करेंगे। तो केपीसी क्या हो जाएगा, वही प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट वैसे ही रहेगा। तो H प्लस Cl माइनस अपॉन में पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl, क्योंकि HCl क्या आपका गैस है। तो ये KX और KPC बहुत कम यूज है लेकिन फिर भी आपको इसका आइडिया होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। हाँ। अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन KP एंड KC। इसका रिलेशन पूरा डेरिवेशन के साथ में आपको 11th में पूछा जा सकता है कि कैसे डिराइव करना है। और हमारा जो काम का आएगा, जो लास्ट में डेरिवेशन करने के बाद में जो एक फार्मूला निकल के आएगा, वो हमारे लिए काम होगा कि केपी और केसी में रिलेशन क्या होगा। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पूरा समझना पड़ेगा। पहली बात की किसके लिए एप्लीकेबल होता है, तो यहाँ पे केपी वर्ड आ रहा है तो अगेन मैं कहूंगी कि केपी हम किसके लिए डिफाइन कर सकते हैं, सिर्फ ऐसी इक्वेशंस के लिए जिसमें एटलीस्ट वन गैस हो। तो this is applicable only for those reaction which involve at least one gas. Make it a point. मिनिमम एक गैस का होना तो जरूरी है। जैसे ट्वाइस A प्लस B प्लस C gives D प्लस E प्लस, चलो हटाओ बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, D और E दे दिया है ना। तो अब यहाँ पे मेरे पास में जो
डेल्टा एन जी होगा वो कैसे लिखोगे आप डेल्टा एन जी? ये हमारा एक्टिव नहीं है, ये हमारे लिए एक्टिव नहीं है बेटा, है ना। तो जब आप डेल्टा एन जी निकालोगे तो गैसेस के लिए देखो प्रोडक्ट साइड कितना है, 1 + 2 3, है ना, -2 दैट इज 1। हाँ या ना बोलो भाई। हाँ हाँ, तो अब यहाँ पे मेरे लिए अब ध्यान से देखो कि मैं केसी लिखूंगी तो केसी कैसे लिखूंगी? एक्टिव मास ऑफ डी, एक्टिव मास ऑफ ई और इसकी पावर में 2 और अपॉन में सिर्फ हम लिखेंगे एक्टिव मास ऑफ ए और इसकी स्क्वायर, क्योंकि बी क्या है आपका लिक्विड है, सी क्या है आपका सॉलिड है, तो इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। और केपी में हम क्या बात करेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ डी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ई का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का स्क्वायर, हम ऐसे लिखेंगे। क्लियर? अब देखो रिलेशन डिराइव करते हैं। वी नो दैट आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है हमारी? पीवी बराबर एनआरटी होती है। मैंने अभी बताया कि N/V मतलब P इज इक्वल टू में C RT लिख सकती हूँ। हाँ या ना बोलो भाई। हाँ हाँ, तो जो हमारी इक्वेशन थी ट्वाइस A प्लस B प्लस C, यहाँ पे ये गैस था, और D प्लस ट्वाइस E, इसके लिए अगर मैं बात करूं, अब हम एक एक पे हम ये पीवी बराबर एनआरटी लगाएंगे। तो अगर मैं ए पे पीवी बराबर एनआरटी लगाती हूं तो ए इज इक्वल टू क्या लिखूंगी मैं? पी ए वी, ठीक है ना, ए के टर्म्स में पी ए वी इज इक्वल टू एन के लिए हम क्या लिखेंगे? ए के मोल्स आरटी लिख सकते हैं इसे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़े, पी ए इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? एन ए अपॉन वी आरटी, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से मैं इसे क्या लिख सकती हूँ? पी ए इज इक्वल टू ए की जगह क्या लिख सकती हूँ? एक्टिव मास ऑफ ए आरटी। हाँ या ना बोलो भाई। सॉरी, आरटी लिखना है, मैंने सी आर लिख दिया। अरे कर पा रहे हो बात? ये सी की जगह हमने क्या लिख दिया? एक्टिव मास ऑफ ए लिख दिया, कोई दिक्कत नो मैम। नहीं ना। ऐसे ही हम अब बी पे तो लगाएंगे नहीं, यहाँ पे अब किस पे लगाएंगे? डी पे लगाएंगे। तो डी पे लगाने में वही कि पी डी वी इज इक्वल टू एन डी आर टी इज इक्वल टू पी डी एन डी अपॉन वी आर टी। हम इसे लिख सकते हैं पी डी इज इक्वल टू, मैं मतलब चाहूं तो डायरेक्ट अब लिख सकते थे, लेकिन पूरा पूरा लिख रही हूँ, एक्टिव मास ऑफ डी आर टी। फिर हम कहाँ पे लगाएंगे? ई पे लगाएंगे। ई पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? पी ई इंटू वी इज इक्वल टू एन ई आर टी इज इक्वल टू पी ई एन ई अपॉन वी आर टी। तो यहां से क्या हो जाएगा? पीई इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ ई आर टी। क्लियर? हाँ, तो अब केपी, अब जो केपी की एक्सप्रेशंस थी हमारी, उस केपी के एक्सप्रेशंस में हम पीए पीडी पीई की जो वैल्यूज यहां से आई है वो हम पुट करेंगे, ये वाली वैल्यूज। तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे? मेरे लिए केपी क्या आया था? पार्शियल प्रेशर ऑफ डी अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ डी आर टी, इस तरह से आया था। तो वही सारी चीजें रखो और केपी और केसी में रिलेशन बताओ। आया ना समझ में? जो केपी के लिए हमने लिखा था पार्शियल प्रेशर ऑफ पीडी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ई का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे? ये सारी वैल्यूज यहाँ पे रख सकते हैं ना। तो ऊपर क्या था आपका? पीडीआरटी, तो मैं लिख देती हूँ केपी इज इक्वल टू डी आर टी इंटू एक्टिव मास ऑफ ई आर टी का स्क्वायर अपॉन में एक्टिव मास ऑफ ए आर टी का स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास में केपी क्या निकल के आता है? सब कट्टम पिट्टम करो, देखो जरा क्या निकल के आएगा।
RT से RT गया तो ऊपर मेरे पास में बचा D, फिर E का स्क्वायर अपॉन A इंटू RT। हाँ या ना बोलो। हाँ मैम। तो अब ये तो KP आ गया। KC क्या है? KC के लिए हमने क्या एक्सप्रेशन लिखा था बेटा? KC इज इक्वल टू मैंने लिखा था एक्टिव मास ऑफ D एक्टिव मास ऑफ E का स्क्वायर अपॉन एक्टिव मास ऑफ A का स्क्वायर। ये आया था KC। तो मैं ये वाली और उस वाली चीजों को देखो सेम है क्या? हाँ हाँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ? उसकी जगह KC लिख सकती हूँ। तो KP इज इक्वल टू KC और क्या आ जाएगा? RT। क्लियर? और यहाँ पे RT के इसमें इस वाली रिएक्शन के लिए आपका डेल्टा N क्या आया था? 1 आया था, इसलिए यहाँ पे मैं 1 लिख रही हूँ। क्लियर? हाँ ये मैम। पूरा डेरिवेशन था। अब आपको एंड में क्या याद रखना है? आपको सिर्फ ये रिलेशन याद रखना है कि क्या रिलेशन निकल के आता है KP और KC में। तो KP इज इक्वल टू KC RT की पावर में डेल्टा NG। ये रिलेशन सारी जितनी भी अपने इक्वेशंस अभी जिनके लिए KP और KC के एक्सप्रेशंस आपने देखे थे उनके लिए आप ये रिलेशन लिख सकते हो। आई बात समझ में? हाँ मैम। तो ये था आपका रिलेशन बिटवीन KP एंड KC। तो जो मैंने KP और KC के लिए बोला था कि एक्सप्रेशंस लिखो, उनके लिए हम रिलेशन भी लिख सकते हैं। जैसे कि ट्वाइस NO2 था, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ? N2O4। इसके लिए डेल्टा NG क्या आया था? जल्दी से बताओ। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट -1। -1। तो यहां से मेरे लिए KP और KC का रिलेशन क्या आ जाएगा? इसके लिए KC RT -1। क्लियर? अरे हाँ या ना बोलो रे। हाँ मैम। हाँ, तो अब ये जो डेल्टा NG है इसके भी आप पे हम आगे बात करेंगे कि डेल्टा NG क्या क्या हो सकता है, क्योंकि ये डेल्टा NG 0 भी हो सकता है, ये डेल्टा NG ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, ये डेल्टा NG लेस देन 0 भी हो सकता है। उसके बेसिस पे हर एक रिएक्शंस की बात करेंगे कल के लेक्चर में। ठीक है, हाँ मैम। धन्यवाद।